हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। टोटल 10,000 MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है इसके लिए। और आप लोगों के कहने पे हम लोगों ने क्या किया था, इकोनॉमिक के क्वेश्चन को शुरू किया था अभी। और अभी तक हम लोगों ने कितने टोटल 75 क्वेश्चन को इकोनॉमिक के कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और ये क्या है, मतलब कि अभी हम लोगों ने 75 क्वेश्चन मतलब कि कंप्लीट कर चुके हैं। और आज क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन आज करेंगे, यानी टोटल 100 MCQ हम लोग कर चुके होंगे इकोनॉमी के। और ये केवल 100 MCQ नहीं होंगे, एक तरीके से 100 टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे। तो जो कि अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो बहुत ही अधिक चांस रहेगा कि जो क्या होगा, आपके एग्जाम में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी आज के क्लास को। और क्लास शुरू होने से पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारे सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जिसने अगर नहीं देखा है तो इन सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है इसी मतलब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कहाँ पे, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वहीं पे शुरू करते हैं अभी। और ये सारे आप देख रहे होंगे हम लोग क्या है, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 60 70। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे। अभी चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देख रहे होंगे आज का पहला क्वेश्चन है। और ये सारे के सारे एक क्वेश्चन नहीं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा एक तरीके से क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के सामने सबसे पहले क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या है, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अभी देख रहे होंगे इसके बारे में आता है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित घरेलू सीमा के भीतर और साथ ही साथ घरेलू सीमा के बाहर भी कुल उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नागरिकों द्वारा उत्पादित होता है, चाहे वो घरेलू सीमा के अंदर हो या फिर घरेलू सीमा के बाहर हो। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जो है हमारा जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। क्यों नहीं करती, इसके बारे में आपको बताना है। क्यों नहीं करती, क्यों आप बताना है, तो आपको विकल्प पढ़िए चलिए। औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहा जाता है, इसलिए क्या, मतलब कि औद्योगिक उत्पादन का क्या कृषि उत्पादन से कुछ डायरेक्टली संबंध है। और अगर विफल रह जाता है तो क्या हम कहेंगे कि हमारी जीएनपी वृद्धि नहीं हुई है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहता है। क्या कृषि का उत्पादन जो है औद्योगिक उत्पादन के साथ जो बढ़ने में विफल रहा है, तब हम कहेंगे हमारी जीएनपी वृद्धि जो आर्थिक विकास के साथ ऊंची दर में संकेत नहीं करती है। या फिर क्या हो, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो। तो आप सीधे सीधे समझ गए, अगर निर्धनता और बेरोजगारी अगर किसी देश में बढ़ती है तो हम कैसे नहीं मतलब कि कैसे कर सकते हैं कि उसके देश का जो जीएनपी जो है वो वृद्धि को बढ़ा रहा है, यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। अगर किसी देश में निर्धनता और जो बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो उसको हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो आर्थिक विकास को कर रही है। और अगला क्या हमारा बोला, निर्यात की अपेक्षा आयात, तो निर्यात आयात से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे के भी लास्ट के बल्कि 25 क्वेश्चन है कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए, यानी कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, आप लोग जानते हो कि हमारी भारतीयों की एक मूल मतलब कि ये कहते हैं कि प्रकृति रहती है कि बचाओ यानी कि बचत करना। आप लोग जानते होंगे हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि बचत कीजिए। तो यानी कि बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण उत्पाद क्या है, महत्वपूर्ण उत्पादन में वृद्धि का परिणाम नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, अधिक बचत वाली भी है और फिर भी क्या है, किस कारण से पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन में वृद्धि में क्या कहते हैं, परिणामित नहीं हो पाता है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, मतलब पहला ए बोला है क्या, कमजोर प्रशासनिक तंत्र है क्या, निरपेक्षता है क्या, उच्च जनसंख्या घनत्व है क्या, या उच्च पूंजी उत्पादकता, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो चाहे तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट मतलब कि क्लियर हो जाए, क्योंकि शायद मुझे लगा कि जो क्वेश्चन है सही से नहीं पढ़ा गया। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता, तो परिणामित क्यों नहीं हो पाता। क्या तो इसमें से मैं आपको सही से बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, पूंजी को मतलब कि जो अगर मतलब कि जैसे कि कहता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या अधिक मतलब कि बचत वाली है, फिर भी हमारे देश में जो है अधिक उत्पादन क्यों नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी माल को उत्पादित करते हैं तो उसको उत्पादन में जो है अधिक संपत्ति लगती है, इसे हम कहते हैं उच्च पूंजी निर्माण लागत। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, इसमें राइट आंसर क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि उच्च पूंजी उत्पादकता अनुपात, यानी कि आपको
किसी एक इकाई यूनिट को उत्पादन करने के लिए अधिक पूंजी की लागत लगती है। इसी के कारण क्या हो पाता है, हमारे देश में अधिक पूंजी उत्पादित नहीं हो पाती है। तो अगर आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा टफ है, अगर आपको नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे उच्च पूंजी उत्पादकता का मतलब होता है कि एक इकाई यूनिट को उत्पादित करने के लिए आवश्यक पूंजी को ही हम कहते हैं पूंजी उत्पादकता अनुपात। और अगर ये ज़्यादा होगा तो मतलब कि बुरा है, और अगर कम होगा तो इसका मतलब है अच्छा है। किसी भी देश का उच्च पूंजी उत्पादकता अनुपात होता है, बुरा होता है। अगर किसी देश का निम्न पूंजी उत्पादकता अनुपात है तो वो अच्छा होता है, और इसको क्या यूपीएससी रिपीट भी करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। तो आप तो यहाँ से सीधे ही समझ गए होंगे कि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का भी क्या करता है, प्रबंधन करता है। और यहाँ पे अगर एक बात और बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया है किंतु, इस प्रकार से अगर कोई दो टर्म को जोड़े और तुलना करें तो 90% चांस होता है कि यूपीएससी ने उस विकल्प को गलत ही बनाया होता है। तो यानी कि जगह हमारा गलत है, अगर एक गलत होता है तो इस प्रकार से हम क्या 50-50 पे पहुँच चुका है। और यहाँ पे ये 100% नहीं बोल रहा मैं, 99% या 95% आप समझ सकते हैं कि गलत ही होगा। बाकी आपको अपने मतलब कि जो कहते हैं कि अपने ज्ञान और अपनी अनुभव को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में भारत सरकार राजकोषीय बिल यानी कि ट्रेजरी बिल जो है केंद्र सरकार जारी करती है, बिल्कुल सही बात है। और राज्य सरकार इसको कोई कोष पत्र नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। जो ट्रेजरी बिल होता है वो केवल सेंट्रल बैंक ही जारी कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा एक गलत हो जाता है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, और दूसरा सही होती है हमें आंसर मिल चुका है। यानी कि अगर आपको पहला गलत है ये पता हो और दूसरा सही है ये पता है तो तीसरे की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद बोला है कोष पत्र, यानी कि कोष पत्र जो है ऑफर अपने समतुल्य मूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है। बट्टे का मतलब होता है छूट पे। तो हमारे जो मतलब कि बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से छूट पे जारी किए जाते हैं। तो ये भी बात हमारी सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, यानी कि जो हमारे कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको संचालन के संदर्भ में बताना है। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है क्या। तो आप क्या समझ सकते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसमें क्या लगातार पूंजी की वृद्धि हुई होती रही। तो आप जानते होंगे अगर पिछले दशक की बात बोला, देख रहे होंगे 10 सालों में कि कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि मतलब कि कमी या फिर रुकावट हो। तो आप समझ सकते हैं, इसको कॉमन सेंस से लगाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद में बोल रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उनके सहयोगियों का विलय किया गया। तो हाँ बिल्कुल सही बात थी कि उस समय क्या था, भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगियों का विलय किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये एक तरीके से करंट अफेयर्स को मतलब कि ध्यान में रखते हुए बना दिया गया था उस समय का। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा एमएसपी से संबंधित, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एमएसपी से यूपीएससी ने लगभग अभी तक अगर आपने पिछले 25 से 30 सालों के पीवाई को अगर आपने देखा होगा, कम से कम 10 से 12 बार तो एमएसपी पे क्वेश्चन पूछा ही होगा, भले क्या घुमा फिरा के पूछता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या आया हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। अभी देख रहे होंगे एक बार तो यूपीएससी ने केवल यही पूछा था कि एमएसपी की घोषणा कौन करता है। तो कौन करता है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति या फिर आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति। कैबिनेट को ही मंत्रिमंडलीय समिति भी कहते हैं। तो एक बात तो आपको यहीं पे मिल गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषणा करता है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति। और अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू का भी हम लोगों की जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे मतलब कि जो वीडियो था उसको देखा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। तो इसमें पूछा गया इनमें से किसकी किसकी जो है एमएसपी की घोषणा करती है। तो क्या सुपारी की, कॉफ़ी की, सुपारी, कॉफ़ी, मूंगफली, हल्दी, जौ, रागी, तिल। तो इसमें किसकी किसकी जो है एमएसपी की घोषणा करती है। और अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किसकी किसकी याद करें, ऐसे तो बहुत सारी फसलें होती हैं। तो वैसे तो मतलब कि अगर आपको एमएसपी है इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको फसलों के बारे में भी मिल जाता है। और मतलब कि कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तरीके से आप ध्यान रखिए, क्या भारत में जो सरकार है एमएसपी क्यों जारी करती है, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते थे। एमएसपी जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो किसान, छोटे किसान हैं या फिर जो मझले किसान हैं, उनका सुरक्षा करना। तो आप देख रहे हो कि सुपारी की बात आई, तो क्या सुपारी का भी छोटे किसान करते हैं। और दूसरी बात यह है, सुपारी क्या मतलब कि आवश्यक वस्तु है कि आम जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में एक सुपारी आवश्यक वस्तु है क्या। वैसे भी आप जानते हो कि कमला पसंद को क्या सरकार एमएसपी देगी। सुपारी कहाँ पे यूज़ होती है, कमला पसंद या फिर जो भी मतलब कि पान मसाला होता है उसमें ही यूज़ होती है। तो यानी कि सुपारी तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉमन सेंस से लगाएंगे, अगर एक को काटते हैं
तो आपको फिर अब अगर कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप आंसर तक पहुँच चुके थे। बस यही होता है कॉमन सेंस सॉल्व करने का तरीका। तो यही होता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन तो होते हैं मतलब कि पीसीएस से भी कभी कभी ईजी हो जाते हैं, क्योंकि पीसीएस में क्या होगा, वो सीधे सीधे 4 क्वेश्चन दे देगा और उसमें से पूछेगा किसका एमएसपी कितना बढ़ाया गया, वो रुपये में पूछेगा, पॉइंटों में भी पूछेगा, पर यूपीएससी ऐसा नहीं करता। तो यानी कि जो मतलब कि एमएसपी किसका किसके लिए किया गया था, दूसरा होगा हमारा जौ के लिए है, और उसके बाद में रागी के लिए है, और और तिल के लिए भी है, और किसके लिए हमारा है, मूंगफली के लिए भी है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कॉफ़ी के लिए भी नहीं है, हल्दी के लिए भी नहीं है, सुपारी के लिए भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित मदों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत आता है, अंतर्गत छूट प्राप्त देख रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में थोड़ा सा अगर आपने भूल गए तो क्वेश्चन पूरा अंतर मतलब कि क्वेश्चन का पूरा सेंस ही बदल जाता है। तो यहाँ पे छूट की बात की है, ना कि किसके अंतर्गत आता है। तो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सा आया है हमारा। छिलका उतरा हुआ अनाज, तो छिलका हुआ उतरा हुआ अनाज तो वैसे क्या होता है हमारा एमएसपी के दायरे में, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, बिल्कुल सही बात क्या कहते हैं, नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। मुर्गी का पका हुआ अंडा, तो आप देख रहे होंगे कहीं भी आपने अगर दुकान पर मुर्गी का पका हुआ अंडा खाया तो क्या आपको उस पर जीएसटी देनी पड़ती है क्या। उसके बाद में संसाधित, यहाँ पे तो प्रोसेस्ड जो फूड होता है उस पर तो एमएसपी वो क्या कहते हैं जीएसटी लगता है। बार बार एमएसपी मेरे मुँह से निकल रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने एमएसपी के बारे में पढ़ा था, इसलिए तो फिर से ध्यान रखते हैं क्या जीएसटी। तो इसमें क्या हो रहा है, संसाधित डिब्बाबंद मछली, तो यानी कि आप जानते होंगे जो भी हमारा प्रोसेस्ड फूड होता है उस पर हमारा जीएसटी तो लगती है, यानी कि ये तो हमारा क्या होगा जीएसटी के दायरे में आएगा। तो यानी कि 3 जहाँ पे उसको काट देते हैं, और इसमें पूछा गया कौन सा नहीं आएगा, तो यानी कि ये वाला हमारा आएगा, ये वाला हमारे जीएसटी के दायरे में आएगा, परंतु ये दोनों हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। तो पहले 3 को काटते हैं और हमारे पास 50-50 आ चुका है। उसके बाद में क्या है, विज्ञापन युक्त सामग्री, तो ये बात आपको मैं बता देता हूँ। जो भी हमारे समाचार पत्रों में विज्ञापन युक्त सामग्री होती है, यानी कि जो भी हमारे विज्ञापन होते हैं समाचारों में, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी 1, 2 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, नीचे दिया गया वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में अधिकारी गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्यों। गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, क्या ऐसा है। कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। सकल राज्य उत्पादन अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, क्या। सार्वजनिक वितरण के गुणात्मक अलग अलग राज्यों में, यानी कि गुणता जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो वैसे तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ डायरेक्ट, वैसे इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आप इसमें क्या कर सकते हैं, कीमत स्तर जो होती है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, इसलिए जो है गरीबी का निर्धारण भी मतलब की रेखाएं अलग अलग हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेवा क्षेत्र उपागम, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, क्या बोला, सेवा क्षेत्र उपागम एक योजना लाई थी सरकार ने, किसके कार्य के अधीन क्रियान्वयन किया गया था। तो सेवा क्षेत्र जो क्या कहते हैं उपागम है, जो क्या था हमारे लीड बैंक सिस्टम था एक तरीके से। तो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना तो नहीं थी, लीड बैंकिंग सिस्टम था, जो कि लीड बैंकिंग स्कीम कहते हैं इससे। लीड बैंक ग्रामीण बैंक क्या कहते हैं अग्रणी बैंक योजना कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार या तो मनरेगा से संबंधित है, ये भी नहीं हमारा। राष्ट्रीय कौशल विकास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लीड बैंक स्कीम का मतलब था कि प्रत्येक ज़िले में जो था मतलब कि जो भी सबसे ज़्यादा मतलब कि अधिक शाखा वाली बैंक थी उसको एक तरीके से लीड बैंक के रूप में नामित कर दिया गया था, और वही बैंक क्या करती थी पूरे के पूरे ज़िले की बैंकों का प्रबंधन में सहायता करती थी। इसे हम कहते हैं लीड बैंक स्कीम। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना कौन सा सही है। यहाँ पे भी ध्यान रखा करिएगा कि कौन सा सही है या फिर कौन सा सही नहीं पूछा गया। तो क्या बोला है, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी ऋणों पर है क्या, और भारत का सारा ऋण यूएस डॉलर में है क्या। तो यहाँ पे आप अगर एक चीज़ ध्यान रखें, सारा ऋण, तो भारत का सारा ऋण यूएस में तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा ऋण भारत कहाँ से लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेता है, कहीं आईएमएफ से लेता है, या फिर वर्ल्ड बैंक से लेता है। और आप जानते होंगे इन मतलब की जो संस्थाएं हैं उनमें बहुत सारे देशों का भी प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि सारा का सारा हमारा डॉलर में तो नहीं होगा। इसका मतलब 2 नहीं हो सकता, अभी 1 होगा या फिर कोई नहीं होगा। अधिकांश ऋण हमारा सरकारी ऋण है, तो ये भी आपको बता देता हूँ कि हमारा सरकारी ऋण नहीं है, यहाँ पे निजी ऋण है। तो यानी कि हमारा दूसरा भी गलत, एक पहला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 2 दोनों नहीं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको कॉन्सेप्ट को बताते चलूँगा, वहाँ पे अगर कोई पे मतलब कि करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर कोई मतलब कि ट्रेडिशनल पोर्शन होगा तो उसको मैं आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि हम लोगों को 25 क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और टाइम के अंदर ही करना होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है फिर लोग उसको देखना नहीं मतलब कि पसंद करते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं।
तो इसलिए मतलब कि उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट जो है, यानी कि जो मुद्रा संकट है के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान कर सकता है। तो यानी कि मुद्रा संकट के बारे में आपको देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, यानी कि भारत में जो भी आईटी सेक्टर है अगर वो विदेशी मुद्रा को अर्जित करते हैं तो मुद्रा संकट में जो है जो अगर जोखिम को कम करने में सहायता होगी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर भारत में आईटी सेक्टर अगर विदेशी मुद्रा को अर्जित कर लेगा तो यानी कि अगर कभी संकट आता है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरकारी व्यय में वृद्धि करना, तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं। अगर सरकारी व्यय में वृद्धि होगी तो मुद्रा संकट बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ ही जाएगा। इसका मतलब दो तो नहीं होगा हमारा, तो एक होगा 100%, यानी कि एक तो हमारा ए और बी दोनों में है। विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजा गया धन, तो ये भी हमारा आप जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं रेमिटेंस कहते हैं, जो कि भारत सबसे अधिक प्राप्तकर्ता में से एक है। तो यानी कि तीसरा वाला भी हमारा सही होगा। तो एक और तीन बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। यानी कि कोई भी बैंक है उसकी परिसंपत्ति का मतलब होता है लाइबिलिटीज़ ना। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या शामिल नहीं है। अगर आपको ये बात पता है कि बैंक की एक होता है लाइबिलिटीज़, एक होता है हमारा बल्कि लाइबिलिटी, एक होता है हमारा क्या कहते हैं कि एसिड। एसिड क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इसका आंसर दे पाते हैं। तो आप जानते हो कि एसिड का मतलब क्या है, उसकी जो मतलब की संपत्ति है, और लाइबिलिटी का मतलब क्या है, उसकी जो देयता है, यानी कि जो भी उसकी जिम्मेदारी है। तो अग्रिम, अग्रिम का मतलब क्या होता है, यानी कि उसने किसी को आगे मतलब कि अग्रिम का मतलब होता है कि उसने किसी को ऋण दिया है। निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति की बात कर रहा है, तो परिसंपत्ति नहीं है। परिसंपत्ति नहीं है तो कौन सी है, अगर उसने किसी को ऋण दिया है तो क्या होगा, एक तरीके से उसकी परिसंपत्ति ही होगा। यानी कि हमारा एक तो नहीं होगा, क्योंकि एक क्या होगा, हमारा परिसंपत्ति हो गया। और इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है। उसके अंदर जमा, अगर जमा आप जानते होंगे, अगर कोई बैंक में जमा करता है तो क्या उसकी वो परिसंपत्ति होगी या फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। तो आप जानते होंगे अगर बैंक में कोई भी पैसा जमा होता है तो वो क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो गया। अगर कोई बैंक में जमा होता है वो उसकी परिसंपत्ति ना होकर के उसकी लाइबिलिटी होती है। तो जाइए हमारा क्या परिसंपत्ति में नहीं आएगा। बाकी अग्रिम हमारी क्या होती है, उसकी लाइबिलिटी होती है, यानी कि उसकी क्या कहते हैं कि लाइबिलिटी होती है। और निवेश भी हमारा क्या होता है, उसकी लाइबिलिटी ही होती है। और इसके बाद मांग एवं आपूर्ति, यानी कि मनी कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी हमारा क्या होता है, उसकी लाइबिलिटी होती है। अगला क्या हमारा है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, यानी कि इन क्या कहते हैं, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना, यानी कि जो बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के भारत के अगर स्टॉक बाजार में अगर निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें हम क्या जारी करते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या, जो हमारे मतलब कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है या जो भी हमारा मतलब कि गैर पंजीकरण के जरिए होता है, तो उसमें के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक होता है नोट प्रोमिसरी नोट, जिसे हम वचन पत्र भी कहते हैं। तो प्रोमिसरी नोट जारी करना पड़ता है, इसे हम शॉर्ट में पी नोट भी कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पी नोट भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा प्रोमिसरी नोट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। कॉमर्शियल पेपर हमारा क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर हमारा जो हमारा कॉमर्शियल पेपर होता है, यानी कि वाणिज्यिक पत्र होता है, वो कंपनियां जारी करती हैं एक तरीके से। और कंपनियां ही मतलब कि कंपनियां या फिर मतलब कि सरकार भी जारी कर सकती है, पर कंपनियां जारी करती हैं। पार्टिसिपेटरी नोट भी, एक मिनट मैंने गलत बोल दिया शायद, वचन पत्र नहीं होगा, क्या होगा हमारा, पी नोट्स होगा। पी नोट का मतलब होता है हमारा पार्टिसिपेटरी नोट होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा हमारा डी होगा, सहभागिता पत्र। प्रॉमिसरी नोट अलग होता है, और वाणिज्यिक पत्र मतलब कि जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, वाणिज्यिक पत्र जारी करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। मैंने धोखे से सी पे लगा दिया था। और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, पी नोट भी कहते हैं। हालांकि मैंने समझाया क्या था, समझाया सही था पर टिक गलत लग गया था। अगला क्या था हमारा, भारत में दूरसंचार बीमा विद्युत, यानी कि दूरसंचार बीमा विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा करता है। यानी कि जो भारत में बीमा है, दूरसंचार और विद्युत है, इसका नियंत्रण कौन करता है, यानी कि पुनरीक्षण कौन करता है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। क्या संसद गठित समितियां करती हैं इसके लिए, संसद की गठित तदर्थ समितियां इसके लिए मतलब कि इसका पुनरीक्षण करती हैं क्या।
तो हम जानते हैं कि संसद में बहुत सारी समितियाँ गठित की जाती हैं जो बीमा का, दूरसंचार या फिर विद्युत से संबंधित क्षेत्रों का क्या कहते हैं पुनरीक्षण करती रहती हैं। तो संसद की समितियाँ तो होगा ही होगा। संसदीय विभागीय स्थायी समितियाँ, तो संसद की समितियाँ हैं उसमें क्या होती है, एक तदर्थ होती है, एक विभागीय स्थायी समिति होती है। यानी कि हाँ इसका भी हो सकता है। वित्त आयोग का काम किसी भी मतलब कि पुनरीक्षण नहीं करना होता, बल्कि जो हमारा केंद्र और राज्यों में जो वित्त होता है उसका एक तरीके से बंटवारे के लिए सिफारिश करना होता है। तो 3 नहीं होगा हमारा और 1-2 होगा, तो 1-2 होगा यानी कि 1 हो जाएगा हमारा। और वित्तीय क्षेत्र के सुधार आयोग भी नहीं होगा, नीति आयोग तो भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से यानी कि क्या होगा हमारा 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें क्या पूछा गया, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछ लिया गया। तो पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक क्या आई थी, 12 आई थी। अभी तो मतलब कि 12वीं जो थी बीच में ही रोक दी गई। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, कंप्लीट मतलब कि पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है अभी। तो बताना है आपको इसके बारे में। और पंचवर्षीय योजना के बारे में यूपीएससी अभी भी पूछ रही है कभी न कभी। तो आपको इसके बारे में मतलब कि ओवरव्यू पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं। तो क्या पूछा गया, सीधे सीधे देख लेंगे आप। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया था क्या। तो हम जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी किससे संबंधित थी, इंडस्ट्री से रिलेटेड ही थी। तो बुनियादी ढांचा और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों पर जोर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, उद्योगों के प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक क्या कहते हैं आर्थिक शक्ति को बढ़ाने, संपत्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्ववर्ती को सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण जो था की पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के सुधार के उद्देश्य को अपनाया गया था। तो दूसरा भी हमारा सही है। और देख रहा हूँ अगला बोला है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, देख रहा हूँ पहली बार, बस यहाँ पे यही मिस्टेक हो गई कि पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। वैसे तो क्या मतलब कि अगर आप पहली बार काट दें तो हमारा ये भी सही हो जाएगा, परंतु यहाँ पे क्या पहली बार नहीं है हमारा, इससे पहले भी किया गया था। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मतलब कि सॉल्व करना होता है। अगर आपको भी नहीं भी आता है फिर भी आप उस पर मतलब कि अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए और अपना नॉलेज आज तक की आपने जो भी पढ़ा है उसका यूज़ करिएगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर ऋणदाता करार यानी कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। भारत सरकार को राजकोषीय घाटा और चालू खाते घाटा को वर्षानुक्रम में पड़ने वाले भार को कम करना, केंद्र और राज्य सरकारों की आधिकारिक संरचना परियोजनाओं को संभालना, 50 करोड़ या उससे अधिक के ऋणों को आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना, या फिर हमारा 50 करोड़ या उससे अधिक की दबावग्रस्त संपत्ति यानी कि जो स्टेट एसिड होती हैं जो का संघ उधारी कंसर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत के अंतर्गत हैं अधिक तेज़ी से समाधान करना का लक्ष्य रखा गया। तो इनमें से कौन सा हमारा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 50 करोड़ या उससे अधिक के दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियाँ थी, यानी कि स्टेट एसेट जो थे हमारे का जो सहसंघ उधारी यानी कि कंसर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत है अधिक तेज़ी से समाधान करने के लिए इस योजना को लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है। तो देख रहे होंगे यूपीएससी ने 2024 में इसको रिपीट किया था और शायद इससे पहले भी पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का चयन कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश की सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। तो एक तरीके से मानिए कि सोशल कैपिटल हमारा कौन सा माना जाएगा, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात क्या सोशल कैपिटल माना जाएगा। उसके भवनों, अन्य आधिकारिक संरचनाओं और मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुमान का माप, समाज में आपसी भरोसा सामंजस्य। तो हम जान समझ रहे होंगे कि आपसी भरोसा और जो सामंजस्य होता है उसका हम क्या मान सकते हैं, सोशल कैपिटल के रूप में मान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्या है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों का भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ क्या शामिल है। तो यानी कि जो हमारा कहते हैं कि फूड कॉरपोरेशन निगम होता है हमारा, इसके द्वारा जो भी हमारा आर्थिक लागत के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है और जो किसानों का भुगतान किया जाता है बोनस होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो क्या होता है, केवल परिवहन लागत शामिल होती है क्या, या केवल ब्याज लागत।
या फिर क्या कहते हैं प्रपण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। तो इसमें क्या होता है हमारे कि एक तरीके से जो ट्रांसपोर्ट में जो भी लागत लगती है और जो भी मतलब कि वितरण में लागत लगती है उन दोनों को शामिल किया जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा? क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है? हमारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना या फिर तुलना करने में मदद करती है। तो सही है। के संदर्भ में परचेसिंग पावर पैरिटी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी नहीं कितनी है? तीसरी अर्थव्यवस्था। तो यानी कि एक हमारा सही होगा केवल। और अभी तो क्या भारत जो है पाँचवीं या चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है विश्व की सबसे बड़ी, वैल्यू के हिसाब से भी। और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो तीसरी वैसे भी था। भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सर्वाधिक संभावित उपाय है? भारत के रुपये की गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार का जो है भारत क्या बोला? भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या फिर जो आरबीआई होती है के द्वारा उठाए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं होगा? तो यानी कि इनमें से कोई तीन जो है जो आरबीआई उपाय अपनाए मतलब कि आरबीआई जो है उपाय अपनाएगी, परंतु कोई एक उपाय ऐसा होगा वो अपनाएगी नहीं। तो हम देख रहे हैं अगर आपको अगर सिमिलरिटी कोई तीन मतलब कि विकल्पों में मिल जाए तब भी आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन करना। तो ये तो हमारा होना चाहिए वैसा कि जो हमारा क्या होता है गैर जरूरी वस्तुएं हैं उसका आयात मतलब कि आयात पर नियंत्रण करें, यानी कि आयात को रोकने की कोशिश करें, और जो हमारे निर्यात की वस्तु उसको प्रोत्साहन करें। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा रुपए की गिरावट में रोक मिलेगी। तो ये तो हमारा होगा इसका मतलब एक तो होगा हमारा भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहन करना। तो हम जानते हैं कि भारतीय अगर उसमें मसाला बॉन्ड का मतलब होगा कि अगर एक तरीके से अगर भारतीय रुपये का अगर यानी कि लोग ऋण लेंगे तो भारतीय रुपये की मांग बढ़ेगी। तो इससे भी क्या होगा हमारी जो एक तरीके से रुपये की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि हमारा दूसरा बी वाला भी सही होना चाहिए। और उसके बाद में बचा हमारा सी। एक मिनट में थोड़ा सा तो मैंने क्या बताया यानी कि एक तो हमारा होगा यानी कि जो भी सरकार करेगी कि भारतीय रुपये गिरने से रोक सके, क्योंकि अगर आयात मतलब कि कम आ जाएगा, आयात कम होगा और निर्यात बढ़ेगा, तो निर्यात बढ़ने से क्या होगा भारतीय रुपये की मांग बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा हमारा रुपये की कीमत में गिरावट मतलब कि जो होगी कम हो जाएगी। और उसके बाद मसाला बॉन्ड अगर जारी करेगा तो इससे भी क्या होगा मतलब कि भारतीय रुपये की मांग बढ़ेगी। तो उससे क्या हो जाएगा एक तरीके से क्या कहते हैं रुपये की गिरावट रोकने में मदद मिलेगी। और सरकार इसने पूछा क्या है कि इससे संभावित उपाय नहीं होना चाहिए। विदेशी वाणिज्यिक बैंकों को उधार से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। तो अगर ये करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, इससे भी हमारा क्या होगा भारतीय रुपये की गिरावट रुकेगी। परंतु अगर क्या कहते हैं प्रसारशील मौद्रिक नीति को अपनाएगी तो इसका मतलब क्या होगा रुपये बढ़ेगा बाजार में, और बाजार में रुपये बढ़ेगा तो रुपये की वैल्यू और गिर जाएगी, और हमें क्या करना है रुपये की वैल्यू को गिरने से बचाना है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला है भारत द्वारा आयातित कृषि जिनसों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किसका एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात किया गया, यानी कि मूल्य के आधार पर पूछा गया। तो क्या मसालों का, दाल का, तेल का या फिर वनस्पति तेल का, ताजे फल का या फिर वनस्पति तेल का। तो हम जानते होंगे मसालों के क्षेत्र में तो भारत मुख्य रूप से निर्यातक है, तो यानी कि एक तो हमारा हो ही नहीं सकता, इसको हम नॉर्मली काट भी सकते हैं। और दलहन में भी आप जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन करता है, सबसे अधिक निर्यात भी करता है और सबसे अधिक मतलब कि उपभोग भी करता है। तो यानी कि हमारा सी भी नहीं होगा। अभी बचा है 50-50। तो आप अगर इनमें कॉमन सेंस लगाएं ताज़ा फल होगा या फिर वनस्पति तेल होगा, तो ताज़े फल का इतना मतलब कि कॉमन सेंस नहीं लगता, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा वनस्पति तेल है। इसका मूल्य के आधार पर सबसे अधिक आयात किया गया है पिछले 5 वर्षों में। और ये शायद कुछ ऐसे ही आ गया है, 1 मिनट में बताता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे क्या होगा टोटल लेकिन जितने हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना था आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और बाकी आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।